Hello everyone. Today we will going to discuss about our next topic, that is social institutions. In this topics we have to study about the norms, values, folkways and mores. तो सोशल इंस्टीट्यूशन में हमें ये चार टॉपिक को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो जो कॉन्सेप्ट है सोशल इंस्टीट्यूशन का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटायर फील्ड ऑफ सोशोलॉजी में, बट अनफॉर्चुनेटली सोशोलॉजिस्ट ने इसको कंसिस्टेंटली इस कंसेप्ट पे इतना ध्यान दिया नहीं है। और इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कैसे हम सोसाइटी को अंडरस्टैंड करें, एट द सेम टाइम सोशोलॉजिस्ट कैसे इसको रिकोगनाइज करते हैं। जैसे हम बात करें इमाइल डरकाइम की, इमाइल डरकाइम जो है एक एक्सटेंट तक सोशोलॉजी को डिफाइन करते हैं, और वो किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये कहते हैं सोशोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो डरकाइम कहते हैं कि सोशोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो सोशल इंस्टीट्यूशंस का साइन है। इनफैक्ट हमारे पास जो गिडिंग्स हैं वो भी सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं इंस्टीट्यूशन को, ये इंस्टीट्यूशन को, इसको मैं आई से डिनोट कर रही हूँ, ये इंस्टीट्यूशन को कहते हैं एक तरह का ऑर्गन जो कि सर्व करेगा, जो कि कंजर्व करेगा व्हाट इज बेस्ट, कि क्या बेस्ट है इन द पास्ट ऑफ ह्यूमन रेस। इस तरह से तो अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग टाइम पे सोशोलॉजी को क्या किया, सॉरी सोशल इंस्टीट्यूशंस को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम कुछ अब थिंकर्स की डेफिनेशन और भी देखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे डेफिनेशन देखने वाले हैं अब हम किंग्सले डेविस की। तो डेविस क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे डेविस की डेफिनेशन की। अब यहाँ पर डेविस कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ सेट ऑफ वुवन और इंटरवुवन फोकवेज, मोरेज एंड लॉज built around one or more function। तो अलग अलग थिंकर अलग अलग ढंग से सोशल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे बताते हैं। तो हमें यहाँ पे जो बेसिक आज सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ने हैं वो आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज और मोरेज पढ़नी है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि बेसिकली इंस्टीट्यूशन है क्या। तो इंस्टीट्यूशन क्या है कि बेसिकली इट इज़ अ ऑर्गन दैट कंजर्व व्हाट इज़ बेस्ट इन द रेस, या ये कह सकते हैं कि इस तरह से कि जो फोकवेज, जैसे फोकवेज सोसाइटी के लिए हैं उसी तरह सेल जो है किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लिए होते हैं। तो उस बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में जो इंस्टीट्यूशंस है ना, वो एक तरह का बोन्स और टिश्यूज़ का काम करते हैं। मतलब अगर मेरी बॉडी में इंस्टीट्यूशन को एक्सप्लेन करना हो, मतलब ह्यूमन बॉडी में अगर इंस्टीट्यूशन को एक्सप्लेन करना हो, तो इंस्टीट्यूशन एक तरह के बॉडी के क्या हैं, बोन्स एंड टिश्यूज़ हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो हमारे पास दो टाइप्स आते हैं इंस्टीट्यूशन के, एक आता है हमारे पास प्राइमरी, एक आता है हमारे पास सेकेंडरी। अब हम समझते हैं कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होता क्या है। प्राइमरी इंस्टीट्यूशन बेसिकली क्या है, ये बहुत ही बेसिक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, बेसिक इंस्टीट्यूशन ऐसा सिस्टम जो इवन आपको कहाँ देखने को मिलता था, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में भी देखने को मिलता था। जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में भी देखने को मिले उसी इंस्टीट्यूशन को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन कहेंगे। और इसमें कौन से इंस्टीट्यूशन आएंगे, अब आप समझ सकते हैं कि जब हम प्रिमिटिव की बात करते हैं तो रिलीजन, फैमिली,
मैरिज, कॉम्प्लेक्सिटी, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी प्राइमरी करेक्टर रही हैं सोसाइटी का। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम फिर प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन की। अब क्या था कि ये जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन थे, ये जो इंस्टीट्यूशन की जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, या हम कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन जब प्रोग्रेस हुए, ये इंस्टीट्यूशन क्या हुए, जब प्रोग्रेस हुए, तो तब वहाँ पर जो ये इंस्टीट्यूशन थे काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड हो गए। और जब ये डिफ्रेंशिएटेड हो गए तो ये बन गए सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हमारे पास एजुकेशन, इसी के साथ साथ एग्जामिनेशन, लॉ, लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, बिजनेस। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है वो फिर काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, जब कम्प्लेक्स हो गया तो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन बन गया। जब लेकिन जो प्रिमिटिव सोसाइटी से चलता आ रहा था, जैसे कि रिलीजन, फैमिली, मैरिज वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह, ये क्या थे, हमारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस थे। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, क्या फंक्शन होता है इसका, अब हम थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें फंक्शंस की, कि फंक्शन क्या है इंस्टीट्यूशन का, तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, केटर करना नीड्स को, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस केटर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स की सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इंडिविजुअल की लाइफ को, रोल्स असाइन करते हैं, जैसे मेरा रोल इस वक्त आपको पढ़ाने का है, आपका रोल इस वक्त पढ़ने का है, एज अ स्टूडेंट है। कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी की तरफ लीड करते हैं। और कुछ यहाँ पर जब हार्मफुल इफेक्ट्स आ जाते हैं तो नेगेटिव फंक्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब नेगेटिव फंक्शंस में आपको ये क्या है कि दे डू नॉट अंडरगो चेंजेस इजीली और क्विकली इवन इफ द सर्कमस्टांसेस डिमांड चेंज। अब एक्चुअली इसका नेगेटिव फंक्शन क्या है कि कई बार क्या हो जाता है कि कोई सिस्टम है जिसको चेंज की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर वो जो इंस्टीट्यूशन है वो क्विकली या फिर इजीली चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन का क्या है, नेगेटिव फंक्शन है। जिस तरह से आप ऐसे मेंशन कर सकते हो कि जो रिलीजन एंड कास्ट है, ठीक है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको चेंज कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव फंक्शन इंस्टीट्यूशन का ये एक है, ठीक है, कि आप इसको क्विकली या फिर इजीली जो है, अगर सर्कमस्टांसेस चेंज डिमांड कर रहे हैं तो आपको करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, कि क्या सर्कमस्टांसेस डिमांड कर रहे हैं चेंज की, क्या कंडीशंस रहेंगी। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस देखने के बाद जो डिस्कस करेंगे वो हमारे सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जिसको अभी हमने स्टार्ट किया है, सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसमें अब हम आएगा नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज, मोरेज। आई होप आपको सोशल इंस्टीट्यूशन तक तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी सब टॉपिक्स को। अब हम यहाँ बात करेंगे नॉर्म्स की सबसे पहले। तो नॉर्म्स क्या हैं, जो कॉन्सेप्ट है सोशल नॉर्म्स का, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल इंटरेस्ट रखता है सोशोलॉजी में, बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट द फाउंडेशन। ये एक तरह की क्या है, फाउंडेशन है हमारे सोशल स्ट्रक्चर की। तो ये सोशल स्ट्रक्चर की फाउंडेशन है, तो इसीलिए ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो प्राइमरी टास्क होता है ना सोशोलॉजी का, वो यही होता है, डिस्कवर करना सोर्स ऑफ ऑर्डर जो कि सोसाइटी एग्जिबिट कर रही है। और यहाँ पे नॉर्म्स ही हैं जो कि एक तरह का क्या है, सोर्स ऑफ सोशल ऑर्डर। नॉर्म्स आर द सोर्स ऑफ सोशल ऑर्डर। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नॉर्म्स की, तो नॉर्म्स बेसिकली क्या रहते हैं, एक तरह का सोशली या फिर ऑर्डरली इंटरकोर्स रहता है लोगों का सोसाइटीज़ में, एक तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी ग्रुप के बिहेवियर के।
अब यहाँ लिखा गया है कि नॉर्म्स रेफर टू द सिचुएशन फॉर सोशल एसोसिएशंस बिटवीन ग्रुप्स एंड पर्सन। तो नॉर्म क्या है, एक सिचुएशन है किसी भी सोशल एसोसिएशन के लिए जो कि एग्जिस्ट करेगा ग्रुप्स में या फिर पर्सन्स में फॉर द अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी। तो कहा ना सोशल स्ट्रक्चर की फाउंडेशन है, तो सोसाइटी के अरेंजमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड द डिफरेंस बिटवीन द सोसाइटीज़, जहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर जो है इन जनरल रहेगा। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं दे आर सोशल एक्सपेक्टेशंस। इंडिविजुअल कल्चर जो है सैंक्शन करता है नॉर्म्स, और ये सैंक्शन जो है आपकी पॉजिटिव भी हो सकती हैं एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर शेरिफ हैं जो कि अपनी बुक लिखते हैं साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स 1936 में, यूज़ करते हैं नॉर्म्स को डिस्क्राइब करने के लिए कॉमन स्टैंडर्ड्स या फिर आइडियाज़ जो कि गाइड करते हैं मेंबर के रिस्पॉन्सेस को हर एक इस्टेब्लिश ग्रुप्स में। जो कॉन्सेप्ट है नॉर्म का वो क्लोजली एसोसिएटेड है टू द रोल्स, एज रोल कैन सेड टू बी हैव अ सेट ऑफ नॉर्म्स अटैच टू द सोशल पोजीशन। जो कॉन्सेप्ट है नॉर्म का ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड रहता है रोल्स के साथ, क्योंकि हर एक रोल को कहा जा सकता है सेट ऑफ नॉर्म्स जो कि अटैच्ड होते हैं हमारी सोशल पोजीशन के साथ। जो जो हमारी सोसाइटी में पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या होंगे, रोल्स होंगे, और ये रोल्स क्लोजली एसोसिएटेड करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्म्स के साथ। हालांकि जो नॉर्म्स है दे आर सिमिलर टू द रूल्स और रेगुलेशंस इन बीइंग प्रिस्क्रिप्टिव दे लैक टू द फॉर्मल स्टेटस ऑफ रूल्स। तो कह सकते हैं सिमिलर हैं कुछ हद तक रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कैटेगरी ऑफ नॉर्म्स की। तो जो कैटेगरी ऑफ नॉर्म्स में बेसिकली अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से बताया है। जैसे कि नॉर्मल स्टोरेज यहाँ पे कहते हैं कि नॉर्म्स जो हैं एक तो प्रिस्क्राइब्ड होते हैं जहाँ पे आपसे कोई बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है, जैसे आप हमेशा सच बोलो ये एक्सपेक्ट करेगी सोसाइटी। प्रोस्क्राइब्ड नॉट एक्सपेक्टेड, जैसे आप चोरी कर रहे हो तो सोसाइटी कभी भी आपसे चोरी करना एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, तो ये प्रोस्क्राइब्ड हो गया। देन प्रेफर्ड नॉट इसेंशियली रिक्वायर्ड, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप करो या ना करो। नेक्स्ट परमिटेड जो कि है नॉट एनफोर्स्ड, जो बिल्कुल आपके ऊपर एनफोर्स्ड नहीं है। इसी तरह से जो नेक्स्ट थिंकर है हमारे रॉबर्ट बर्स्टेड, ये नॉर्म्स को 3 कैटेगरीज में ले जाते हैं, फोकवेज, मोर्स एंड लॉज। तो अगले जैसे अभी हमारा टॉपिक भी आएगा फोकवेज, मोरेज, लॉज, ये हम डिटेल में आगे पढ़ते जाएंगे। इसी तरह से डेविस एक्सप्लेन करते हैं नॉर्म्स को एज अ फोकवे, मोरेज, लॉज, इंस्टीट्यूशन, कस्टम, मोरालिटी एंड रिलीजन, कन्वेंशंस एंड एटिकेट्स, फैशन एंड फैड। सो यहाँ पर जो बेसिकली अलग अलग सोशोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया है टाइप्स ऑफ नॉर्म्स को, तो यहाँ पर सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो प्राइमरीली इंटरेस्टेड रहते हैं ऑपरेटिव नॉर्म्स में। ये ऐसे नॉर्म्स हैं जो कि सेक्शंस होते हैं दैट देयर वायलेशन वुड इनवाइट पेनल्टीज इन द ग्रुप्स, मतलब अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो आपको पेनल्टीज फेस करनी पड़ेगी। कुछ नॉर्म्स प्रिवेट करते हैं एंटायर सोसाइटी में, वेयर एज कुछ अदर्स जो है वो एडहायर होते हैं कोई सर्टेन ग्रुप के लिए, ठीक है, जो कि एक सोसाइटी के लिए प्रिवेट होंगे उनको कम्युनल नॉर्म्स कहेंगे, और जो कि कुछ सर्टेन ग्रुप के लिए होंगे उसको एसोसिएशनल नॉर्म्स कहेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 तरह के नॉर्म्स देखे, एक था हमारा कम्युनल, दूसरा था हमारा एसोसिएशनल। ये तो हो गया जो सबके ऊपर लागू हो जाएगा, और ये हो जाएगा किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। तो आप ऐसे ही समझ लो, एक कम्युनिटी हो गया, एक एसोसिएशन हो गया, ठीक है। कोई ऐसा नॉर्म है जो पूरी कम्युनिटी को फॉलो करना है, लेकिन जो एसोसिएशन बन जाती है तो उसमें इतना स्ट्रिक्ट नॉर्म जो है वो नहीं रहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि नॉर्म्स जो है ना एक तरह का एक तरीका है जिसके थ्रू हम अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और अगर कोई वॉयलेट करता है सोशल नॉर्म्स को, तो अगर यहाँ पे वॉयलेशन हो जाता है सोशल नॉर्म्स का, इफ़ देयर इज़ अ वॉयलेशन, अगर कहीं ना कहीं वॉयलेशन हो जाता है सोशल नॉर्म्स का, तो यहाँ पर जो प्रेस्टीज है उसका लॉस हो जाएगा, सोशल रिडिकल हो जाएगा, और इवन पनिशमेंट भी देखने को हमें मिल सकती है। So now we will discuss about the values.
सो वैल्यूज़ क्या हैं यहाँ पे, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है वैल्यूज़ में बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ गुडनेस। तो ये क्या है, या और डिज़ायरेबिलिटी। So values are can be defined as the measure of goodness or desirability. Basically they are social preferences. अब ये जो सोशल वैल्यू है या फिर वैल्यू है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर। ये कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी में। और सोशल वैल्यूज़ और नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस, ये इस तरह से एक्सप्लेन द वे इन विच अ सोशल प्रोसेस ऑपरेट इन अ गिवन सोसाइटी, कि सोशल प्रोसेस इस तरह से ऑपरेट होगी। या ये कह सकते हैं कि दे आर द सोशल सोर्सेज ऑफ पैटर्न इंटरेक्शंस। तो व्हाट इज द वैल्यू, दे आर द सोशल सोर्सेज ऑफ पैटर्न इंस्ट्रक्शंस या इंटरेक्शंस। तो कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में गाइडलाइंस टू कंडक्ट। करना क्या है, कैसे करना है, गाइडलाइंस टू कंडक्ट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। So values are general standards that may be regarded as higher order norms. तो values क्या हैं, they are the higher order norms, ऐसा कहना है HM जॉनसन का। They provide general guidelines for the behavior of the people. ये the values such as respect for human dignity, fundamental rights, private property, patriotism, fidelity to wife or to husband, religiosity, sacrifice, helpfulness, cooperation, individual enterprise, free marital selection, individuality, social equality, privacy, democracy, guide our behavior in various ways. अब यहाँ पर मैक्स वेबर भी इसके बारे में एडवोकेट करते हैं। मैक्स वेबर एडवोकेट दैट की जो वैल्यू ओरिएंटेशंस है कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ऑल्दो एक सोशोलॉजिस्ट जो है अवॉइड कर सकता है वैल्यू जजमेंट्स, क्योंकि जो वैल्यू न्यूट्रलिटी है इट इज़ कंसिडर्ड एज द इंडिस्पेंसिबल फॉर अ साइंटिफिक सोशोलॉजी। साइंटिफिक सोशोलॉजी के लिए हमें वैल्यू न्यूट्रल होना पड़ेगा, लेकिन वेबर ये भी एडवोकेट कर रहे हैं कि जो वैल्यू ओरिएंटेशंस हैं ये अवॉइड नहीं की जा सकती। इट शेयर्स द फॉलोइंग क्वालिटीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये कुछ क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स को शेयर करता है। So it tends to have cultural and historical variability, express and romanticize state of being, tend to be observable, tend to be conflated with other psychological social phenomena. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंपल वर्ड्स में वैल्यूज़ एक तरह की, सिंपल वर्ड में हमें बोला जाए तो दे आर जनरल गाइडलाइंस। सिंपली ये क्या है, गाइडलाइंस हैं। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे फोकवेज। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास टर्म आई है फोकवेज, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि फोकवेज क्या है। तो ये जो टर्म है फोकवेज, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एक सोशोलॉजिकल लिटरेचर में W.G. सुमनर के द्वारा, उनकी बुक फोकवेज 1906 में। फोक का मीन था पीपल एंड वे का मतलब था रेफर्स टू द बिहेवियरल हैबिट्स। तो फोक यहाँ पे किसको बोला गया है, लोगों को बोला गया है। ठीक है, तो फोक क्या है, दे आर द पीपल एंड वेज मतलब तरीका क्या है बिहेवियरल हैबिट्स का। सो फोकवेज आर द नॉर्म्स टू विच वी कन्फर्म बिकॉज इट इज़ कस्टमरी टू डू सो इन द सोसाइटी। तो फोकवेज भी क्या है, एक तरह के नॉर्म्स ही हैं, एक तरह के क्या है, नॉर्म्स ही हैं जो कि कंफर्म करते हैं, टू विच वी कंफर्म, हम जिसमें कंफर्म करते हैं बिकॉज ये कस्टमरी हो जाते हैं टू डू सो इन द सोसाइटी। ठीक है, अब ये जो फोकवेज हैं, ठीक है, ये एक तरह का ना बिहेवियर पैटर्न होता है एवरीडे लाइफ का। ठीक है, एवरीडे लाइफ का बिहेवियर पैटर्न होता है।
अगर हम इसके नेचर की बात करें, काफ़ी ज़्यादा सोशल होता है, क्योंकि फोकवेज जो है ना प्रोडक्ट मैन के ही ग्रुप के लाइफ के हैं। रिपीटेटिव होता है, अनप्लान्ड होता है, डिफ़र करता है काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी। और फोकवेज तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एंड दे आर सब्जेक्ट टू चेंज, ये ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं है, इनको आप ना बदल सकते हो। अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पर, द वेज ऑफ ईटिंग, टॉकिंग, ड्रेसिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, वर्किंग, ग्रीटिंग, कन्वर्सिंग, एक्सप्रेसिंग लव एंड अफेक्शन, ऑल रिप्रेजेंट फोक वेज। तो इन सिंपल वर्ड्स दे आर द शुड बिहेवियर एंड रिपीटेटिव एक्ट्स ऑफ द पीपल। तो फोकवेज रिपीटेटिव एक्ट्स तो हैं ही लोगों के, साथ साथ ये क्या है, शुड बिहेवियर हैं। दे आर नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉज, लॉज लगा के इनको एनफोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, दे आर शुड बिहेवियर। They provide traditional definitions of the proper ways of behaving in a particular society or social groups. So हम ये कह सकते हैं फोकवेज के बारे में कि यहाँ पर हम अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो हम क्या बता सकते हैं कि फोकवेज क्या हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इनकी। बेसिकली ये इसलिए इम्पोर्टेंस है बिकॉज इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी कल्चर। हर एक कल्चर की फाउंडेशन है ये, इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ एवरी कल्चर, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम पूरी तरह से असिमिलेट हो जाते हैं किसी भी पर्सनल, असिमिलेट कर देते हैं पर्सनल हैबिट्स में, ठीक है। तो सिंपल वेज में कह सकते हो, और इसकी बहुत ही यूनिवर्सल करेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ में। नो सोसाइटी डज और कुड एग्जिस्ट विदाउट देम, कोई सोसाइटी इनके बिना हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, सोशल स्ट्रक्चर में, कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे अलग अलग थिंकर्स देखें तो वो क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें गिलिन की एंड गिलिन की, तो इनका कहना है कि फोकवेज आर द बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ विच जनरली अनकॉन्शियसली अराइज इन अ ग्रुप, मतलब अनकॉन्शियसली अराइज हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें ल्यूनबर्ग के बारे में, तो ल्यूनबर्ग कहते हैं कि जो फोकवेज हैं दे आर टिपिकल और हैबिचुअल बिलीव्स, ये टिपिकल या फिर हैबिचुअल बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं या फिर स्टाइल्स हैं या फिर कंडक्ट हैं किसी एक तरह के बिहेवियर का, जो कि विद इन अ ग्रुप और कम्युनिटी हो सकता है। मैरिल यहाँ पे डिफाइन करते हैं फोकवेज को, ये कहते हैं लिटरली द फेस ऑफ द फोक, तरीके हैं फोक के, दैट इज सोशल हैबिट्स हैं या फिर किसी ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि डेली लाइफ में अराइज होती रहती है। तो डिफरेंट थिंकर्स के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, बट हम यहाँ पे अगर सिंपल वर्ड में इसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो ये आ जाता है कि दे कैन बी रिपीटेटिव petty acts of people, petty acts हैं लोगों के, बस और कुछ नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोरल्स। तो अब यहाँ पे मोरल्स क्या है, तो मोरल्स इज अ टर्म यूज टू डिनोट बिहेवियर पैटर्न, ये एक टर्म है जो कि हमारे बिहेवियर पैटर्न को डिनोट करता है, ठीक है। विच आर नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट आर प्रिस्क्राइब्ड, जो कि सिर्फ एक्सेप्टेड नहीं है, साथ ही साथ प्रिस्क्राइब्ड भी हैं। ये मोरल स्टैंडर्ड्स हैं बिहेवियर के किसी भी ग्रुप या फिर सोसाइटी में। ग्रुप members feel the emotional attachment to the mores and their preservation is considered essential to the group's welfare. वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल कंसीडर इनको किया जाता है। मैकाइवर एंड पेज एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं जब व्हेन फोकवेज हैव एडेड टू द कंसेप्शन ऑफ ग्रुप वेलफेयर, जब हम फोकवेज को ऐड कर देंगे ग्रुप वेलफेयर की कंसेप्शन में,
तब वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है राइट एंड रॉन्ग का वो कन्वर्ट कर देगा इनको मोरेज में। मतलब आपके पास जो सिंपल टर्म्स अभी तक आपने जो फोक वे समझा, ठीक है, तो जो कि पैटी एक्ट था रिपीटिशंस का, तो अगर आप उसमें कॉन्सेप्ट ऐड कर दो ग्रुप वेलफेयर का, अगर आप उसमें ग्रुप वेलफेयर का कॉन्सेप्ट ऐड कर दो और स्टैंडर्ड्स देखो आप उसमें राइट एंड रॉन्ग के, तो ये फोक वेज जो है वो सीधा का सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोरेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मोरेज हैं वो दो तरह के हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव मोरेज हो गए मस्ट डू, जो आपको करनी है, जैसे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, अपनी कंट्री से लव करना, पेट्रियाटिज्म की फीलिंग डेवलप करना, ठीक है, सच बोलना, एज्ड पीपल की केयर करना, ये सारे आपके पॉजिटिव मोरेज हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो आपके फोक वेज थे, जो हैबिट्स थी, उनको उसने क्या कर दिया है, जोड़ दिया वेलफेयर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नेगेटिव मोरेज, जो कि हमें नहीं करने हैं बेसिकली। डोंट वाली कैटेगरी, तो जब हम कोई मोरेज फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनको फिर हम रेफर करते हैं एज अ टैबू। जैसे चोरी नहीं करना, अडल्ट्री नहीं करना, डोंट अपीयर विदाउट ड्रेस, डोंट लाई, ठीक है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये क्या बन जाते हैं हमारे, फिर बन जाते हैं मोरेज, ठीक है, और टैबूज की फॉर्म में चले जाते हैं। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टैबू वाला पार्ट है, ठीक है, ये स्ट्रिक्टेस्ट पार्ट है। जैसे जैसे टैबू से आप मोरेज से फोकवेज, फोकवेज से आप नॉर्म्स, ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम टैबू से बाहर निकलेंगे, मोरेज की तरफ जाएंगे, फोकवेज की तरफ जाएंगे, नॉर्म्स की तरफ जाएंगे, या वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे, तो जो स्ट्रिक्टनेस है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जो स्ट्रिक्ट नेचर है डिक्रीजेस, ठीक है, कैसे, जब हम टैबू से वैल्यूज़ की तरफ जा रहे हैं। तो टैबूज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, फिर उससे कम स्ट्रिक्ट मोरेज, उससे कम फोकवेज, उससे कम नॉर्म्स, उससे कम वैल्यूज़। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें, एक तरह अगर हम ले लें फोकवेज, एक तरफ हम ले लें मोरेज, और एक तरफ हम ले लें टैबू। अब इनको कैसे समझेंगे, ठीक है। अब जैसे फोकवेज या फिर इसको हम कस्टम भी कह सकते हैं, तो दे आर द शुड बिहेवियर्स, ठीक है, ये क्या है, हमारे शुड बिहेवियर है। ये हमारे मस्ट बिहेवियर है। और ये हमारे क्या है, इस तरह की एक्सट्रीम प्रोहिबिशंस, ये क्या है हमारी एक्सट्रीम प्रोहिबिशन कि ये चीज़ बिल्कुल भी आपको करनी ही नहीं है। तो दे आर द एक्सट्रीम प्रोहिबिशंस। जैसे आप अगर यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, तो ये एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि अगर आप जो है किसी को गुड मॉर्निंग कर रहे हो, ठीक है, हेलो बोल रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो, सॉरी बोल रहे हो, तो ये आपका फोकवेज में आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, जैसे कोई भी इंसान जो है कम्प्लीटली नेक्ड नहीं रह सकता, तो ये क्या हो जाएगा, मोरेज, ठीक है। लेकिन हाँ, आप देख सकते हो कि कुछ मैन होते हैं वो हाफ नेक्ड रह सकते हैं। जैसे अगर आप टैबू में चले जाओगे तो इंसेस्ट टैबू, जैसे कि आप ये समझते हैं कि जो लोग आपके ब्लड रिलेशन में हैं, जो लोग आपके ब्लड रिलेशन में हैं उनके साथ आप सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बना सकते, बिकॉज इट इज़ अ टैबू अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। तो ये टैबू बन जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आप कर ही नहीं सकते, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, सोसाइटी डू नॉट एक्सेप्ट इट, सोसाइटी इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये फिर किसकी कैटेगरी में आएगा, टैबू की कैटेगरी में आएगा। तो बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन आप समझ गए
कि क्या होगी एक्सट्रीम पोजीशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फोकवेज, मोरेज और टैबू का डिफरेंस। ठीक है, अब ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि पहले पहले अगर कोई गर्ल सिगरेट कंज्यूम करती थी तो वो क्या था, टैबू। फिर धीरे धीरे ये किस में गया, मोरेज में, नॉर्मल होते गया। और जब ये और लिबरल हो जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, फोकवेज में आ जाएगा। अगर आज से 200 ईयर्स पहले पीरी होती तो कहीं ना कहीं टैबू जैसा कंसिडर कर लिया जाता। 100 ईयर्स आते आते हो सकता है मोरेज हो गया, और प्रेजेंट में काफ़ी ज़्यादा लिबरल है, इट्स नॉर्मल, कोई भी कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो अब फिर ये फोकवेज बन जाता है। अब हमने जो डिस्कस किया सोशल इंस्टीट्यूशन के बाद, हमने डिस्कस किया नॉर्म्स को, उसके बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पे वैल्यूज़, देन हमने डिस्कस किया है यहाँ पे फोकवेज और मोरेज को। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अब आपकी ड्यूटी है, बिकॉज मैंने सोशल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, हमारे पास जो टॉपिक था सोशल इंस्टीट्यूशन, और इस इंस्टीट्यूशन के टॉपिक में आपको 4 चीज़ें पढ़नी थी, दैट इज़ नॉर्म्स, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, वैल्यूज़, फोकवेज एंड मोरेज। अब द पॉइंट इज कि आपकी ड्यूटी, सो योर ड्यूटी इज टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, तो मैंने पहले भी वीडियो में बोला था और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। ठीक है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्योंकि ये पूरा होगा तो जैसे ही हम इसके करीब पहुंचने वाले होंगे तो यहाँ पर इस JKSSP के सोशल वेलफेयर के साथ साथ जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कोर्स है वो भी कंप्लीट, हर एक सब्जेक्ट इसी डिटेल, इतनी प्रॉपर नोट्स के साथ आपको विद इन 40 to 50 डेज कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फिर आपकी 2 से 3 क्लासेस डेली यहाँ पे रख दी जाएंगी। क्लियर? तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।